नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस ब्रेकिंग न्यूज में। और आप जैसा जानते हैं कि चुनाव का वक्त है, लगातार अलग अलग घटनाएं, अलग अलग बयान, अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे हैं और इन सब के बीच कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पिछड़ रहा है, और ये जानना बहुत जरूरी है। और अगर कोई आगे या पीछे हो रहा है तो आखिर क्यों हो रहा है, ये सब समझेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक खास साथी मौजूद रहेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन इस वक्त इस कार्यक्रम को लाने का मकसद क्या है, सीधा सीधा आपको बताना चाहता हूं कि कल अभी आप इन्हें देख रहे हैं, चेहरा आप पहचानते होंगे, राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने सीधा सीधा कल एक चैलेंज किया था नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी, अगर आप में दम है और आप जैसा कह रहे हैं कि अदानी अंबानी के जरिए काला धन मुझ तक आया है, तो आपकी जो जांच एजेंसियां हैं यानी ईडी, सीबीआई, इनको उनके पीछे लगा दीजिए, फटाफट भेजिए। और आपने जो 22 लोगों को अमीर बनाया है, हम उन्हीं पैसों में करोड़ों लोगों को लखपति बनाएंगे। ये बातें कल राहुल गांधी कहते हुए इसी बयान, इसी वीडियो में नजर आए थे। लेकिन ये बयान जो आया उससे पहले नरेंद्र मोदी का बयान आया। नरेंद्र मोदी ने पहली बार पिछले 10 साल में देखा जाए तो पहली बार अदानी अंबानी का नाम लिया था। ये दोनों हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन हैं और इनका नाम लेकर उन्होंने कहा कि इनके जरिए जो पैसा आता है, काला धन, वो टेम्पो में भर भर कर शहजादे लेके जाते हैं। शहजादा मतलब राहुल गांधी के लिए वो कह रहे थे। नरेंद्र मोदी का बयान ये भी आपने सुना था। अभी ना मैं नरेंद्र मोदी का बयान सुनाने जा रहा हूं, ना ही राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो सुनाने जा रहा हूं, उनकी जुबानी, उनकी बातें आप तक अपनी जुबानी बता रहा हूं। लेकिन बात क्या हो गई कि आखिर अभी हमको यहां ब्रेकिंग न्यूज लेकर आना पड़ा। ये बात यह हो गई है कि इसके आगे बाजार जो है यानी शेयर बाजार, वो धड़ाम होता जा रहा है। और एक दिन से नहीं बल्कि लगातार धड़ाम होता जा रहा है, लगातार गिरता जा रहा है। 3 दिन पहले आपने न्यूज पॉइंट में सुना होगा, श्रवण गर्ग साहब हमारे साथ थे और उन्होंने कहा था कि शुक्रवार, सोमवार और मंगलवार 3 दिन में 10 लाख करोड़ रुपए का चूना से शेयर बाजार में लग चुका है। आज भी चूना लगा है और आज लाल निशान पे शेयर बाजार बंद हुआ है। 1000 पॉइंट से ज्यादा, 1062 पॉइंट से ज्यादा गिरावट सेंसेक्स में हुई है। 365 पॉइंट से ज्यादा गिरावट निफ्टी में हुई है। आखिर क्या कारण है कि बाजार जो है वो भी नरेंद्र मोदी का साथ नहीं दे रहा है? क्या नरेंद्र मोदी से बाजार का भरोसा भी अब उठता जा रहा है? बाजार मतलब उद्योगपति, और उद्योगपति मतलब, आइए फिर जो पहले शुरुआत में नाम ले रहा था मैं, अदानी अंबानी, वहां तक। क्या ऐसा है कि इन लोगों ने भी भरोसा छोड़ दिया है? आइए इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास साथी मौजूद हैं और आप सब परिचित होंगे, राजीव रंजन सिंह साहब इस मसले को बहुत नजदीक से जानते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लगातार बाजार को, देश की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं, उसको बहुत नजदीक से देखते हैं, समझते हैं। आपका स्वागत करता हूं राजीव जी, और स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक, आप सबका एक बार फिर से। राजीव जी, आपके पास आना चाहता हूं, सीधा समझना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को आखिर क्या जरूरत पड़ी, आखिर क्या कारण है कि अदानी अंबानी का नाम लेना पड़ा, और उसका कोई असर या उसका कोई लिंक, तार कहीं से जुड़ा हुआ है बाजार से, शेयर बाजार से? देखिए, हिपोक्रेसी की भी हद होती है राजीव जी। ये 10 साल जिनके लिए इन्होंने पॉलिसीज फ्रेम किया, जिनके हक में इन्होंने काम किया, 10 साल में जिन कंपनीज के मार्केट कैप, जिन ग्रुप्स के मार्केट कैप है ना, अदानी मैं नाम लेके बोलता हूँ, 1.5 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ चला गया था, अभी 15 लाख करोड़ पे है, यानी 10 गुना बढ़ा है 10 साल में। आप ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं कि वो आपके घुर विरोधी कांग्रेस को टेम्पो भर भर के पैसे दे रहा है। हवाई जहाज में तो आप घूम रहे हो अदानी के, और पैसे देने की बारी आई तो अदानी टेम्पो का इस्तेमाल कर रहा है, हवाई जहाज का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये बड़ी हास्यास्पद बात है। अगर ये भी कहा रहा था कि हेलीकॉप्टर भर भर के पैसे भेजे या जहाज भर भर के पैसे भेजे, तो कुछ थोड़ा सा मतलब समझ में आता कि ये एक मतलब इज्जत बख्श रहे हैं। पर ये टेम्पो भर भर के पैसे भेजना जो है, ये अपने आप में बड़ा ही मतलब हास्यास्पद चीज लग रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि भाई ये इसका शेयर मार्केट से कोई रिलेशन है क्या? जाहिर सी बात है, अगर आप अंबानी या अदानी का नाम लेंगे तो आज ये भारत के 2 सबसे बड़े मार्केट ग्रुप्स हैं आफ्टर टाटा। ठीक है, सबसे बड़ा टाटा है, उसके बाद आपका अंबानी आता है और उसके बाद अदानी जी आते हैं। तो
तो आप इतने बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट्स यानी इन ग्रुप्स के बारे में नाम लेंगे और अनर्गल कुछ भी बोलेंगे तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही। ये कोई सड़क चलता आदमी बोलता, राह चलता आदमी बोलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये देश का मुखिया बोल रहा है जो सारी पॉलिसीज बना रहा है, ठीक है, वो इस तरीके के मतलब बातें कर रहा है और इस तरीके का इल्जाम लगा रहा है कि भाई मेरे विपक्षी पार्टियों को टेम्पो भर भर के पैसे भेज रहे हैं अदानी और अंबानी और इनके पास में काला धन है। देखिए एक चीज तो है, ये वक्तव्य देखिए इन्होंने ये तो मान लिया कि इनके मित्रों के पास में काला धन है, पहली चीज। दूसरी चीज, ईडी भी आपका है, सीबीआई भी आपका है, डीआरआई भी आपका है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपका है, सीबीडीटी भी आपका है। आपने क्या किया? ये काला धन आपके मित्रों के पास ना रहे। मैं सिर्फ इस बात की एक कल के कमेंट के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हॉलिस्टिक व्यू में पूछना चाह रहा हूं कि भाई आपने पिछले 10 सालों में कितने छापे मारे अंबानी ग्रुप के ऊपर में, मुकेश अंबानी जी के ऊपर में, या गौतम अदानी जी के ग्रुप पे कितने छापे मारे? आपको एक चीज समझने की जरूरत है राजीव जी कि ये स्टेटमेंट इन्होंने क्यों दिया जी। कल गुजरात में इलेक्शन खत्म होने के एक दिन बाद इनको याद आता है कि ये पूंजीपति लोग जो है ये कांग्रेस को पैसे दे, ये अगर इनके अंदर अगर इतनी इनके पास में इंफॉर्मेशन है और ये इतने सत्यवादी हैं और ये वाकई में इनके पास में कुछ जानकारी है, ये ऐसी हवा में तीर नहीं चला रहे, तो गुजरात इलेक्शन के एक दिन पहले दे सकते थे। इन्होंने क्यों नहीं दिया? इनको ये मालूम है कि गुजरात में कैपिटलिस्ट लोगों का बहुत सम्मान होता है और इस तरीके की ये अनर्गल बातें करेंगे तो गुजरात की पब्लिक जो पहले से इनसे चिड़ी हुई है, राजपूतों का, क्षत्रियों का आंदोलन हो रहा है वहां, आपको मालूम है पुरुषोत्तम रूपाला के स्टेटमेंट पे, तो ये एक इस तरीके का स्टेटमेंट दे देते तो उस पर तो आंधी तूफान आ जाता, ये आधी सीटें हार जाते 26 में से। आप एक तो चलो सूरत गई, पहली चलेगी, वो भी इन्होंने किस तरीके से लिया ये आपको मालूम है जी। तो ये अब सवाल ये उठता है कि मोदी जी इस वक्त ये इस तरीके की बातें क्यों कर? देखिए पहले 3 चरण में 2019 में इनके पास जो सीटें थी वो थी, पहले 2 चरण में 113 सीटें आई थी और तीसरे चरण में 72 सीटें आई और 80 एनडीए के पास आई। तो कुल मिला के आप ये समझे कि 193 सीट जो है वो एनडीए के खाते में आ चुकी, ठीक है। इस बार उसकी आधी सीट भी शायद आते हुए दिख नहीं रही है और ये इसी चीज से बहुत ज्यादा बौखलाहट में है, बहुत ज्यादा परेशान है। ये हर दिन कोई ना कोई नया मुद्दा उछालना चाह रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि एजेंडा सेटिंग ये करे और बाकी लोग, चाहे मीडिया हो चाहे विपक्षी पार्टी के लोग हो, उस पर रिएक्ट करें। तो ये मेरा तो कहना यह है कि ये कोई भी मुद्दे पे बात करें, कुछ भी अनर्गल स्टेटमेंट दे, हमको उसको ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहिए क्योंकि इस बात को समझिए, इस चुनाव का मेन मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ती हुई आर्थिक विषमता। ये जहां पे भी कोई भी टॉपिक पे लेके जाए, इनको आप अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी और बढ़ती हुई आर्थिक विषमता पे लेके आइए, इनके पास में उसके कोई जवाब नहीं। इसीलिए मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, इसलिए मंगलसूत्र कर रहे हैं, इसीलिए अंबानी अदानी कर रहे हैं, इसीलिए गाय और भैंस कर रहे हैं। देखिए जैसे जैसे ये परेशान होंगे, इनको पता चलेगा कि इनके वोटर्स बाहर निकल के वोट नहीं डाल रहे, तो इनके भाषण का स्तर उसी दिशा में नीचे गिरता जाएगा, उतना ही गिरता जाएगा। अभी आगे आगे देखिए कितना गिरता है। तो ये चीज रही। जहां तक बात आपने कही स्टॉक मार्केट की, देखिए स्टॉक मार्केट सिर्फ पॉलिटिक्स पे नहीं चलता, बहुत सारे फैक्टर्स है, जियो पॉलिटिक्स भी है, लिक्विडिटी सिस्टम में कितनी है, आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक जो है वो किस तरीके की पॉलिसीज बना रहा है, रेट कट कर रहा है, रेट कट नहीं कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट डाटा कैसा आ रहा है, बहुत सारी चीजें, कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ कैसे हो रहे हैं, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कैसा हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो डिसाइड करती है कि किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे, या मार्केट ओवरऑल, जो हम मार्केट बोलते हैं वो निफ्टी 50 बेसिकली बोलते हैं, यानी 50 जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज है। मैं आपके दर्शकों के लिए एक डाटा दे देना चाहता हूं जो बहुत उपयोगी होगा उनके लिए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो निफ्टी 50 कंपनीज का जो क्यूमुलेटिव मार्केट प्रॉफिट था उस साल का, वो था 3.5 लाख करोड़ और 2023-24 में ये बढ़ के जो है ये हो गया है, मतलब ये 2023 में, 24 के रिजल्ट तो अभी भी आ रहे हैं, ठीक है,
2023 में ये 7,20,000 क्रॉस कर गया। ठीक है, 7 लाख के आसपास पहुंच गया, प्रिसाइज नंबर याद नहीं। तो आप समझिए कि 10 साल में निफ्टी 50 कंपनीज के प्रॉफिट दुगने से भी ज्यादा हो। किंतु क्या इस देश की आम जनता की सैलरी, क्या इस देश का एम्प्लॉयमेंट का स्तर दुगना हुआ है? क्या लोगों की सैलरी दुगनी हुई है? क्या जो समाज के पायदान पे, निचले पायदान पे बैठे हुए लोग हैं, उनकी आमदनी दुगनी हुई है? ये सारे सवाल जो हैं, इसके जब आप जवाब ढूंढेंगे तो आपको उसके नकारात्मक जवाब मिलेंगे, सभी में आपको ना मिलेगा। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी काफी ज्यादा नकारात्मक हो। उन्होंने जब ये लॉन्च किया था स्कीम, तो अपना मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र, तो उसको बोला था मोदी की गारंटी। और आप देखिए उसमें 68 पेजेस में खूब बखान किया था भर भर के डेवलपमेंट का। और जब अभी वो भाषण दे रहे तो कहीं भी वो डेवलपमेंट की बातें नहीं कर रहे, वो पूरे माहौल को नकारात्मक बना रहे। वो कभी विपक्षी पार्टियों के अगेंस्ट में नकारात्मक बात कर रहे हैं, कभी वो किसी पूंजीपति के बारे में नकारात्मक बात कर रहे हैं, कभी वो समाज के किसी एक तबके के बारे में नकारात्मक बात। तो ये नकारात्मकता जो है, ये स्टॉक मार्केट को भी तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा ना। और एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा राजीव जी, मैंने 25 अप्रैल को फॉर्च्यून इंडिया में एक स्टोरी लिखा था जिसकी हेडलाइन थी, नो मैटर हु विन्स इलेक्शन मार्केट विल फॉल, प्रेडिक्ट्स बर्नस्टीन। बर्नस्टीन करके बहुत बड़ा ये है, ब्रोकरेज हाउस है फॉरेन का, जिन्होंने कहा था कि ऑलरेडी स्टॉक मार्केट हमारा इतना ऊपर है कि वो नीचे गिरने के बहाने ढूंढ रहा है। तो भले नरेंद्र मोदी आए चाहे कोई भी सत्ता में आए, ये मार्केट नीचे गिरने के बहाने ढूंढ रहा है और वही हो रहा है। और ये स्टोरी मैंने लिखी थी 25 अप्रैल को, आप लोग गूगल करके या फॉर्च्यून इंडिया के पेज पे जाके पढ़ सकते हैं। मूल तो कहना उस स्टोरी में ये था कि जितने भी ओपिनियन पोल्स हुए गोदी मीडिया के साथ में मिलकर, उन सारे ओपिनियन पोल्स ने इनको 370 से लेकर 403 के बीच में सीट दी। मैं आपको बता देना चाहूंगा, इंडिया टीवी सीएनएक्स ने 393 सीट्स दिया था, जी न्यूज मद्रास ने 390 सीट्स दिया था, टाइम्स नाउ ईटीजी ने 386 सीट्स दिया था, न्यूज एक्स एंड डिकोडिंग ने 380 सीट दिया था, और एबीपी न्यूज एंड सी वोटर ने इनको 373 सीट्स दिया। अब ये इतनी सीट तो आती हुई कहीं दिख नहीं रही है ओपिनियन पोल के हिसाब से, ठीक है? तो मार्केट तो गिरेगा ही, आने वाले दिनों में और गिरेगा। और यदि आपके पास पैसे हैं, आपके दर्शकों को मैं सुझाव देना चाहूंगा कि यदि आपके पास में पैसे हैं तो आप लिक्विडिटी पे बैठिए, पैसे को रखिए, मार्केट आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा एंटर करने में। जी राजीव जी 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 जी, वो अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी हमेशा मार्केट गिरने पे बनती है, लेकिन यहाँ पर मार्केट के गिरने के पीछे के कारण और उसमें नरेंद्र मोदी की राजनीति, इन दोनों को ज़रा एक साथ जोड़ने की कोशिश इस कार्यक्रम में हम कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी को अदानी अंबानी का फाइनली नाम लेना पड़ा। हालांकि आज कुछ और नाम ले रहे हैं वो, लेकिन वही अपने हिंदू मुसलमान पे आ गए हैं। लेकिन यहाँ क्या बाजार स्वीकार नहीं कर रहा है? क्या बाजार पहले से भांप गया है कि आने वाला जो 4 जून जो है वो रिजल्ट किसी और दिशा में लेके जाएगा? क्या बाजार में एक हाहाकार, क्योंकि आज मैं देख रहा था कुछ जो वेबसाइट्स हैं उसमें जैसे हेडलाइंस लगे हैं, लहू लुहान हुआ बाजार। अब सोचिए कि एक ठीक ठाक गिरना, 1000 पॉइंट से ज्यादा बाजार आज गिरना, और पिछले 4 दिनों से लगातार गिरना। एक अनुमान लगाकर बताइए जरा राजीव जी कि 3 दिनों में तो हमने देखा था कि यानी मंगलवार तक ऑलरेडी 10 लाख करोड़ रुपए का घाटा यानी कि चूना लग चुका था। अब इसके बाद बुधवार और बृहस्पतिवार, आज 2 दिन का समय और बीत गया, 5 दिन से लगातार माइनस की तरफ है बाजार। और पहली बात, दूसरी बात कि ऐसा इस समय जब चुनाव का समय है, सत्ता पक्ष वह कतई चाहता है कि ये बाजार जो है अप रहे, यानी कि लोगों में एक भरोसा बना रहे इस सरकार पे। ये डाउन होना भरोसे का गिरना भी कहलाता है। आप ये बात भी जानते होंगे, और आपसे बेहतर और कौन जानेगा कि जिस दिन अपने यहाँ बजट आता है, बजट वाले दिन भी जब मार्केट कभी डाउन होता है तो मोदी जी खुद जा करके अपना बयान दे करके, प्रेस ब्रीफिंग नहीं लेकिन टेलीविजन के सामने आकर के बजट की तारीफ करके उठाने की कोशिश करते आए हैं, दिखे हैं ऐसा कि उनके भाषण के बाद थोड़ा सा बाजार उठा है। अभी यहाँ पर
क्योंकि हम लोग हमेशा पॉलिटिकल बातों को उसकी समीक्षा करते हैं। बाजार कितना प्रभावित करता है पॉलिटिक्स को, इसको समझना यहां जरूरी है। आपके जरिए समझना चाहता हूं कि कितना ज्यादा आज की तारीख में इस चुनाव को बाजार यानी उद्योग जगत प्रभावित करता नजर आ रहा है। और शुरुआत में आप थोड़ा सा उस पर अपनी बात रख चुके हैं, उसको और थोड़ा मैं चाहूंगा आगे बढ़ाने के लिए कि आखिर यहां तक क्यों आना पड़ा नरेंद्र मोदी को, जहां दो उद्योगपतियों का नाम लेने की उनको जरूरत पड़ गई। देखिए, दो उद्योगपतियों का नाम इसलिए लिया है क्योंकि वो उनको ये समझ में आ गया कि वो अपोजिशन में बैठने वाले हैं, अपोजिशन में जा रहे हैं, तो अपोजिशन में बैठ के कैसे भाषण देना है वो उसका अभ्यास कर रहे थे। कल जो उन्होंने नाम लिया है वो उसी अभ्यास का जो है एक नमूना था। इसमें बहुत ज्यादा कुछ रीड करने की जरूरत नहीं। वो वैसे भी आजकल कुछ भी अनर्गल बातें कर रहे हैं, देखिए, और हम उन बातों को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। दुख की बात यह है कि उनकी बातों के कारण स्टॉक मार्केट और लाखों करोड़ों निवेशक जो है, इन्वेस्टर जो है, उनके ऊपर में जो है ना दुष्प्रभाव हो रहा है। उनके जो इन्वेस्टमेंट्स है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, वो नीचे जा रहे हैं। और जब इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं तब वो सोच नहीं रहे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 1 मई से लेके 7 मई के बीच में, 8 मई के बीच में सर, है ना, अदानी ग्रुप जो इनका सबसे फेवरेट मतलब परम मित्र है गौतम अदानी, इनकी जो 10 लिस्टेड कंपनीज हैं, उन लिस्टेड कंपनीज का क्यूमुलेटिव मार्केट कैप जो है 67,500 करोड़ नीचे गया है। यानी कितना, 67,000, 67,500 करोड़ रुपए जो है वो नीचे गया है, सिर्फ आप एक हफ्ते में समझिए। तो एक हफ्ते के अंदर में यदि आप 70,000 करोड़ के आसपास में मार्केट कैप लूज कर रहे हो, वो भी आप प्रधानमंत्री के सबसे करीबी ग्रुप माने जाते हो, तो इसका मतलब क्लियर है कि भाई मार्केट ने एक हिंट दे दिया है कि ये सरकार 4 जून को वापस नहीं आने वाली है, ये सरकार जाने वाली है। अब यहाँ का और कितना नीचे गिरेगा ये अलग अलग लोग अलग अलग अपना अनुमान देंगे। मुझे लगता है 25-30% का करेक्शन मार्केट में आना चाहिए, आएगा जब कभी भी 4 जून को रिजल्ट आएगा। क्योंकि मैंने आपको पढ़ के बताया कि इंडिया टीवी जैसे चैनल ने 393 सीट्स दी हैं ओपिनियन पोल में। कैन यू बिलीव दिस? एबीपी ने, एबीपी सी वोटर ने उत्तर प्रदेश में से 2 सीट्स दी हैं अपोजिशन पार्टी को। कैन यू बिलीव दिस? मतलब ये लोग क्या एसी रूम में स्टूडियो में बैठ के ओपिनियन पोल करते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। इनको जमीनी हकीकत पता ही नहीं चली। जब ये इनके गोदी मीडिया चैनल और जो इनके ओपिनियन पोल्स करने वाले जो इन्हीं की सैलरी पे, इन्हीं के रोल पे हैं, वो अगर ऐसे भ्रामक नंबर देंगे तो प्रधानमंत्री को भी लगेगा ही कि मैं जीतने वाला हूं। और प्रधानमंत्री को लगेगा तो जाहिर सी बात है उनके आजू बाजू के उद्योगपति हैं, उनको भी वही सिग्नल जाएगा। और वो सिग्नल जाएगा भ्रामक सिग्नल, तो मार्केट इसलिए 22,500 के आसपास से निफ्टी चल रहा था पहले 2 चरण के बाद भी। ये मार्केट फॉल चालू हुआ दूसरे चरण और तीसरे चरण के बीच में, जब इन्होंने फालतू की बातें करना शुरू किया, मंगलसूत्र, गाय भैंस, तब मार्केट को धीरे धीरे समझ में आया कि अरे ये तो अभी तक हमको भ्रामक स्थिति में रखा गया था। इनको लग नहीं रहा कि वापस आएंगे, क्योंकि ये हमेशा प्रोग्रेस की, ये नया इंडिया, न्यू इंडिया है ना, नया भारत क्या चाहता है, इस तरीके की बातें करते थे। ये बातें करते थे कि भारत विश्व गुरु बन रहा है। तो ये सब तो कुछ बातें ही नहीं कर रहे हैं। ये बातें जो है ये क्या कर रहे हैं, ये ढकियानुसी बातें कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में देखिए बहुत स्मार्ट लोग बैठे हैं, वो डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। उनको ये समझ में आ गया कि यदि इस देश के प्रधानमंत्री को अपने डेवलपमेंट की बातें, तो 10 साल में उन्होंने पॉलिसीज की हैं, और ऐसा नहीं कि सारी पॉलिसी भी गंदी थी, कुछ पॉलिसीज बहुत अच्छी भी थी। ये जब आए थे तब इंडियन बैंक्स की हालत अंदर से बहुत कमजोर थी, ठीक है, इन्होंने उसके अंदर इक्विटी डाला, बैंक को एक सपोर्ट मिला। तो ये अपने पॉलिसीज पे बात ना करते हुए ये अनर्गल बातें कर रहे हैं, तो मार्केट को समझ में आया कि इनका कॉन्फिडेंस जो है कहीं हिल रहा है, और उसी कारण से जो है मार्केट ने रिएक्ट करना शुरू किया है। पर अब इनके हाथ से सारी बातें निकल गई हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 193 सीट आए थे पहले 3 चरण में लास्ट टाइम जी, वो इस बार 100 के आसपास में अटकते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। उसी के कारण ये परेशान है, विचलित है, और मार्केट भी उसी कारण विचलित है, क्योंकि मार्केट
जो चीज को सबसे ज्यादा नापसंद करता है वो है अनसर्टेनिटी। मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, और ये अनसर्टेनिटी की स्थिति में लाने के लिए मैं प्रधानमंत्री को भी दोष नहीं देता हूं, मैं दोष देता हूं ये मीडिया चैनल्स को, जिन्होंने एक भ्रामक स्थिति बना के रखी, जिन्होंने ऐसी रिपोर्टिंग, ऐसे कवरेज किए हैं कि जनता को ये लगने लगा, मार्केट को ये लगने लगा, प्रधानमंत्री जी को ये लगने लगा कि मेरा जनता के अंदर पूरा विश्वास है, और वो कॉन्फिडेंट हुए और लेकिन 400 राजीव पार जी, का नारा दिया और तमाम तरीके की चीजें। राजीव जी, नारा 400 पार का मोदी जी ने ही दिया था, और आप और हम बहुत अच्छी तरह से, हमारे दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं कि मीडिया जो है वो गवर्न हो रहा है आज की तारीख में पीएमओ की तरफ से, और एक नाम भी बताया जाता है। तो हो सकता है उधर से ही बताया गया हो कि एक माहौल बनाए रखे मीडिया कि अब की बार 400 पार, अब की बार बीजेपी अकेले 370 ला रही है। और लेकिन धरातल पर विपक्षी दल जो हैं, इंडिया गठबंधन, वो भी मजबूत दिखाई दे रहा है, वो भी मुद्दों के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें संविधान, लोकतंत्र, इन सब की बात हो रही है, महंगाई, बेरोजगारी, मूल मुद्दों की बात हो रही है, और उससे वो भटक नहीं रहा है। आप कितना भी मंदिर, मछली, मांस और मंगलसूत्र की बात कर लीजिए, मंदिर मस्जिद की बात कर लीजिए, हिंदू मुसलमान की बात कर लीजिए, लेकिन आप देखिए चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ये तमाम लोग जो हैं, तमाम नेता अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ऐसे में कहीं मुंह की खानी पड़ रही हो नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को, उनके मीडिया को, ये भी इस हिसाब से भी सोचा जा सकता है। जरा इस पे विचार आपका सुनूंगा, और साथ साथ बाजार को भी शायद अब ये समझ में आ गया हो कि नहीं, जो अनसर्टेनिटी की बात आप कर रहे हैं कि बाजार सर्टन गवर्नमेंट देखना चाहता है, इसीलिए जब जब नरेंद्र मोदी, चाहे 2014 की बात हो, 2019 की बात हो, या विधानसभाओं की बात हो, बाजार को हमने अप देखा। लेकिन ऐन चुनाव के वक्त दो घटनाक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिस पर ध्यान देने के लिए इस कार्यक्रम में स्पेशली आपको बुलाया हूं। एक ये है, आपसे इसलिए स्पेशली समझ लिया कि हरियाणा में ऐन चुनाव वाले दिन 3 निर्दलीय अपना हाथ खींच लेते हैं, और अल्पमत में है आज हरियाणा की सरकार, बीजेपी सरकार, नायब सिंह सैनी की सरकार। और दूसरा, बाजार लगातार डाउन है, और ठीक दूसरे दिन चुनाव खत्म होता है। अभी आपने बताया कि गुजरात में चुनाव जिस दिन था उससे एक दिन पहले अगर नरेंद्र मोदी नाम ले लेते तो परिस्थिति कुछ और होती। आज जो अगर कह रहे हैं कि 2-4 सीटें ही लूज करेंगे, वो शायद 50% लूज कर रहे होते, क्योंकि व्यापारी वर्ग बहुत बड़ा गुजराती है। तो यहां पर जो बाजार है वो भरोसा नहीं कर रहा है। एक जो इंपॉर्टेंट पहलू यहां पे है कि बाजार भरोसा, अगर उद्योगपति भरोसा ना करे, और कहा जाता है, और राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं आपने 22 व्यापारियों को अरबपति बनाया, 16 लाख करोड़ से ज्यादा का धन जो है वो आपने इन व्यापारियों के माफ कर दिए, अब हम वही पैसे इन गरीबों को बांटेंगे और करोड़ों लोगों को लखपति बनाएंगे। यह राहुल गांधी का वादा, दावा है जो कल से हम लोग देख रहे हैं। क्या यहां पर एक भरोसा विपक्ष की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है क्या आज की तारीख में उद्योगपतियों का? देखिए, आपने पहले मीडिया की बात कही, आपके सवाल 2 थे, है ना, तो एक करके मैं लेता हूं। देखिए, मीडिया में आप एक चीज को समझिए राजीव जी, कि क्या है, मीडिया ने जनता, जो उनके दर्शक हैं, उनके प्रति तो जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो 10 साल में निभाई, ठीक है, उनके साथ विश्वासघात किया। तो कम से कम जो आका हैं उनके, जो उन्हें 10 साल से पाल रहे थे, उन्हें तो वो यथास्थिति से अवगत करा सकते थे ना। भले पीएमओ से कितना भी डायरेक्ट हो रहा मीडिया, बट आप जिससे पैसे ले रहे हो, है ना, उसको, मतलब जो आपको फीड कर रहा है, यू शुड नॉट कट द हैंड्स व्हिच फीड यू। आपको जो खाना खिला रहा है उस हाथ को आपको काटना नहीं चाहिए, राइट। तो आपको तो यथास्थिति बताना चाहिए था ना भाई, कि देखिए साहब, जो जमीनी स्तर पे जो स्थिति है वो आपके अनुकूल नहीं है, वो प्रतिकूल है। तो इस तरीके से तो कुछ मुझे नहीं लगता कि इनको इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि अगर वैसी दी गई रहती तो मोदी जी ये बेवकूफी नहीं करते कि वो उन्होंने पूरा का पूरा इलेक्शन अभी बना दिया है, क्या इस देश को मोदी चाहिए या इस देश को मोदी नहीं चाहिए, ठीक है, पूरा का पूरा मोदी के इर्द गिर्द वो ये इलेक्शन का वेब नहीं करते। आप इस बात को समझिए, आज तक भारत के इतिहास में, किसी भी पार्टी के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि उसके मैनिफेस्टो को नाम बदल के उसके लीडर के नाम पे कर दिया। मोदी की गारंटी,
मतलब आपका मैनिफेस्टो, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हाशिए पे चली गई है। भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र और चेहरा की बात करती थी, जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती थी, जो कंसेंसस में विश्वास रखती थी कि हम कलेक्टिव डिसीजन लेके काम करते हैं, वो पार्टी का चेहरा बदल के अब एक वन मैन, एक नरेंद्र मोदी के ऊपर में जो है पूरी स्पॉटलाइट पड़ गई है। और पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो नरेंद्र मोदी के तुष्टीकरण में लग गए, उनके 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 वाहवाही और गुणगान करने में लग गए, उनकी चाटुकारिता करने में लग गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मूल स्वरूप नहीं था। और इस बात से मीडिया को भारतीय जनता पार्टी को अवगत कराना चाहिए था, तो नरेंद्र मोदी को अवगत कराना चाहिए था। उनको यदि ये पता रहता कि ये स्थिति उनके लिए अनुकूल नहीं है, तो वो कभी भी ऐसी बेवकूफी नहीं करते कि ये पूरे के पूरे चुनाव को वो नरेंद्र मोदी बनाम विपक्ष कर देते, या इस मुद्दे को डालते कि क्या इस देश को नरेंद्र मोदी चाहिए या इस देश को नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए। ये हुई पहली बात जी। अब दूसरी बात आपने मार्केट रिलेटेड, ठीक है, देखिए, और राहुल गांधी का आपने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई वो करोड़ों लोगों को लखपति बनाएंगे, जितने पैसों से इन्होंने पूंजीपतियों को खरबपति बना। देखिए, एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड इन इक्वालिटी लैब 1 महीने पहले। मैंने 20 मार्च को फॉर्च्यून इंडिया में स्टोरी किया था, जिसकी हेडलाइन थी इंडिया मोर अनइक्वल नाउ देन ब्रिटिश राज, ठीक है। और उस रिपोर्ट में वो कोई वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो है, ये वर्ल्ड के जो बड़े इकोनॉमिस्ट है, वेलफेयर इकोनॉमिस्ट, ये लोग मिलके ये लैब को चलाते। थॉमस पिकेटी का नाम सबने सुना होगा, बहुत फेमस फ्रेंच जो है वेलफेयर इकोनॉमिस्ट है। उस रिपोर्ट में सामने आया कि भैया 44% जो वेल्थ है इस देश का, वो टॉप के 1% लोगों के हाथ में, और 22%, 22.6% जो वेल्थ है, नेशनल इनकम जो है, वो टॉप के 1% लोग के पास में जाए। तो ये बात तो सही है कि ये जो आर्थिक खाई जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो पैसे कमा रहे हैं वो अनाप शनाप इस देश में पैसे कमा रहे हैं, और 81 करोड़ जनता जो है वो 2 जून की रोटी के लिए भी मोहताज है, इसलिए उनको फ्री का राशन देना पड़े। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई आदमी, कोई नेता जो धरातल से जुड़ा रहता है, वो कभी भी इस तरीके की गलती नहीं करता कि वो पूरा का पूरा स्पॉटलाइट अपने ऊपर लेके आता। नरेंद्र मोदी बहुत पहले ही धरातल से जो है हट चुके हैं, उनको यथास्थिति का आभास नहीं है। देखिए, जैसे बैलेंस शीट में 2 साइड रहती है, एक एसेट, एक लायबिलिटी, ठीक है। मार्केट भी ऐसी, जो देश का प्रधानमंत्री है उसको या तो एसेट के रूप में मानते हैं, लायबिलिटी के रूप में मानते हैं। जो अभी तक मीडिया ने और ओपिनियन पोल्स ने जिस व्यक्ति को एसेट के रूप में प्रस्तुत किया कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी 4 जून के बाद में, वो अभी दिख रहा है कि भाई वो तो एसेट है ही नहीं, कोई मोदी मैजिक है ही नहीं, कोई मोदी ब्रांड का कोई इंपैक्ट भी नहीं है, वो एसेट आज की डेट में एक लायबिलिटी बन गया। तो जब एसेट लायबिलिटी में बन जाएगा तो क्वाइट ऑब्वियस है कि मार्केट तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो मार्केट इसलिए रिएक्ट कर रहा है क्योंकि मार्केट भुचक्का है, मार्केट इज इन ए स्टेट ऑफ शॉक कि अभी तक जो बताया जा रहा था कि जो एसेट है उनके लिए, जो एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, वो स्टेबिलिटी ना प्रोवाइड करते हुए वो पॉलिसीज जो कुछ कॉर्पोरेट को, कुछ टॉप 500, टॉप 50 कंपनीज को जो प्रमोट करने की पॉलिसी है, वो ना आते हुए थोड़ी बहुत सोशलिस्ट पॉलिसीज को लाने वाली जो पार्टीज है उनकी मिलीजुली सरकार बन सकती है। इस चीज को लेके, इस चीज का आभास आते ही मार्केट जो है उसमें जो है थोड़े से वाइब्रेशन आने चालू हुए, और ये तो अभी शुरुआत है। आप देखते जाइए क्या क्या आगे होता है, क्योंकि मैं बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस में तो बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, एनालिस्ट लोगों से बात करता हूँ, उनके फीडबैक देता हूँ। इनफैक्ट आपके भी जनता को, आपके जो दर्शक हैं, यदि उनको कुछ ज्यादा जानना हो तो वो 9860317209 ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर मुझे मैसेज करें, कॉल ना करें, मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। पर बहुत सारे एनालिस्ट का, ब्रोकरेज हाउसेस का ये मानना है कि मार्केट जो है, जैसे मैंने बर्नस्टीन का बताया, मार्केट रीजन ढूंढ रहा है गिरने के लिए, क्योंकि मार्केट चलता है प्रॉफिट के दम, मार्केट चलता है अर्निंग पर शेयर के दम, मार्केट चलता है मल्टीपल के दम पे। और हिस्टोरिकल लेवल से अगर हम कंपेयर करें, यानी 10 साल के एवरेज से या 15 साल के एवरेज से, तो अभी मार्केट का जो लेवल है ये बहुत हाई है। पी जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल बोलते हैं, वो काफी ज्यादा हाई।
तो ये सस्टेनेबल नहीं है। आप इस चीज को समझिए, इसी कारण से मार्केट में कंपन आ रही है। 4 जून को मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस मार्केट को दिख जाएगा कि भाई ये सरकार नहीं आ रही है, तो बहुत ही ज्यादा डीप करेक्शन आने के चांस है। जी लेकिन राजीव। एक बात यह है जो आप कह रहे हैं बहुत उस दिशा में लेके जा रहा है। आप तो 4 जून की बात कर रहे हैं, अभी 4 जून आने में लगभग 25 दिन का वक्त है। और ऐसे में 3 फेज के बाद अगर मार्केट से इतने लाख करोड़ रुपए चले गए, स्वाहा हो गए कई इन्वेस्टर्स के, तो आने वाले जैसे जैसे फेज दर फेज ये चुनाव आगे बढ़ेगा, तब तो ये जो 75,000 पार कर गया था सेंसेक्स, आज शायद 73,000 के नीचे आ चुका है। ये क्या हम और नीचे देखेंगे इस दौरान? मैं तो इस दौरान मैं निफ्टी को ट्रैक करता हूं, मैं सेंसेक्स को नहीं करता हूं। कारण ये है कि सेंसेक्स जो है वो 30 कंपनीज का बैरोमीटर इंडेक्स है, वहीं निफ्टी टॉप 50 कंपनीज का है, तो ज्यादा अपने को कंपनीज मिलती हैं, तो ज्यादा वाइडर बैरोमीटर। तो 22,794 जहां तक मेरी याददाश्त है, 22,794 इस मार्केट का पीक था। अब 22,794 से ये लोग 21,900 समथिंग पे आज कुछ क्लोजिंग आई। यानी मार्केट आप समझिए राजीव जी, अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 800-900 पॉइंट ही गिरा है, कोई बहुत ज्यादा नहीं गिरा है। ठीक है, तो ये आप ये समझ लीजिए कि ये हार्डली 4-4.5% गिरा है, तो इसमें इतनी हाई तौबा बचने की जरूरत नहीं है। आप ये समझिए जब ये सरकार आएगी 10 साल पहले, तब ये मार्केट 6,000 पे था, 6,000 से 22,000 चलाएंगे, यानी लगभग 3 गुना से तो ज्यादा हो गया है। तो बॉल तो इसके अंदर कुछ ज्यादा हुआ नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि इतना 6,000 पे वापस आ जाएगा, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि मार्केट अभी भी गिरा नहीं है। ठीक है, जो हम सोच रहे हैं कि मार्केट बहुत गिर गया है, मार्केट कुछ भी नहीं गिरा है। निफ्टी सिर्फ 800 पॉइंट 850 पॉइंट अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है, पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज देखिए, कभी भी मार्केट एक ही बार में ढकाढक नीचे नहीं गिरता, वो जो है ना, वो धीरे धीरे गिरने का जो है वो स्तर अभी चालू हो गया। जैसे मार्केट धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे मार्केट गिरते हुए भी धीरे धीरे गिरता है, पर जब फॉल आता है भयानक, तो वो सीढ़ी नहीं, वो लिफ्ट बन जाता है, वो सीधा ऐसे नीचे जाता है। ठीक है, तो मार्केट जो है जब गिरते वक्त, देखिए बढ़ते वक्त हमेशा वो सीढ़ी रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और जब गिरता है तो वो शुरुआत में धीरे धीरे गिरता है और सडनली बहुत स्ट्रॉन्ग नीचे स्पाइक आता है। ठीक है, डाउन स्लाइड जो है बहुत फास्ट होता है। तो इसीलिए मैंने आपके दर्शकों को कहा कि भाई यदि आपके पास में पैसे हैं तो अभी आप मार्केट में ना लगाएं, सिर्फ है तो थोड़े दिन के लिए रोक दीजिए, आप 4 तारीख का इंतजार कीजिए। यदि ये सरकार आ गई और मैं गलत साबित हुआ तो क्या होगा, मार्केट फिर से 700-800 पॉइंट बढ़ जाए। ठीक है, पर यदि मैं सही हूं तो आपको अनमोल समय मिलेगा, बहुत ही मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी इस मार्केट में एंट्री मारने की। तो कृपया करके थोड़ा मतलब आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा सब्र रखिए, धैर्य रखिए। जो सब्र रखता है, धैर्य रखता है, उसी को मार्केट के अंदर में प्रॉफिट होता है। मेरे नजर में नरेंद्र मोदी सरकार जा रही है, और उसका कारण मैंने आपको बताया है कि पहले 3 चरण में जहां लास्ट टाइम 193 सीट इनको मिली थी, वो इस बार 100-110 से ज्यादा बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है, और आगे के भी 4 चरणों में ऐसी संभावना नहीं है कि इनको बहुत ज्यादा सीटें मिले। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि 200-220 के आसपास में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कुछ उसमें और 25 से 30 सीट ऐड कर दीजिए, जो भी भाजपा को मिलेगा उसमें 30 सीट और ऐड कर दीजिए, उतनी जो है वो एनडीए को मिलेगी। तो ये बहुमत जो 272 का है, मेरी नजर में उस बहुमत को नहीं पा पाएंगे। यदि पा भी गए तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं गए। जी राजीव जी, मतलब मार्केट नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन आपके पास पैसा है तो आप मार्केट से कमा सकते हैं। ये कह सकते हैं हमारे साथियों को, क्योंकि उस दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, उस दिन अगर जैसा राजीव जी कह रहे हैं कि मार्केट डाउन होगा, इसलिए डाउन होगा क्योंकि नरेंद्र मोदी उस दिन आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर होंगे 4 जून की बात, तो मार्केट गिरेगा और आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन यहां पर मार्केट क्यों गिर रहा है, अभी तक पिछले 40 मिनट से दोस्तों हम यही चर्चा कर रहे हैं, क्यों नरेंद्र मोदी को अदानी और अंबानी का नाम लेना पड़ा,
क्यों नरेंद्र मोदी के हमेशा हाई टाइम, उन्हीं के इस एरा में हाई टाइम गया शेयर बाजार, लेकिन वो अब फिर नीचे क्यों आ रहा है? अदानी अंबानी से लेकर टेम्पो में भर भर के काला धन ले जाने वाली बात अगर कही नरेंद्र मोदी ने तो क्यों कही? व्यापारियों के चहेते नरेंद्र मोदी अचानक व्यापारियों से दूरी क्यों बनाने लगे, या व्यापारी उनसे क्यों दूरी बना रहे हैं? ये सब समझने के लिए इस पूरे 40 मिनट में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, और मुझे लगता है कि इसमें इंपॉर्टेंट बातें जितनी थी राजीव जी आ गई हैं, और बाजार किस ढंग से काम करता है और उसमें पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि जो ऑन गोइंग इलेक्शन है, ये इलेक्शन कैसे इस बाजार से प्रभावित हो रहा है, वो सब कुछ इसमें हम चर्चा कर रहे थे। जो साथी शुरुआत से इस कार्यक्रम को देख रहे थे वो इस बात को समझ रहे होंगे, जो नहीं देखे वो बाद में इस कार्यक्रम को दोबारा देख सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे आपने बात अपनी रखी है राजीव जी, कुछ जोड़ना चाहते हैं? एक चीज ऐड करना चाहूंगा 4 जून के बाद भी स्टॉक मार्केट निवेशकों के लिए मैं बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, कि 4 जून के बाद जो आपको देखना है स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है, वो ये देखना है कि यूएस फेडरल रिजर्व जो है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, वो रेट कट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी पिछले 6 क्वार्टर से, यानी जब से यूक्रेन वॉर चालू हुआ है 15 मार्च 2022 को इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए थे यूएसए के सेंट्रल बैंक ने, और यूएसए के सेंट्रल बैंक की देखा देखी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बढ़ाने शुरू किए। तो अब यदि जो आप लोगों को ध्यान देना है जिस चीज पे, वो ये देखना है कि यूएसए का सेंट्रल बैंक क्या रेट कट करने जा रहा है। यदि वो रेट कट करने जाएगा तो इंडिया का भी सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेट कट करेगा, और जब कभी भी रेट कट होंगे तो ये मार्केट जो गिर रहा है वो स्टेबल होगा और आप मार्केट के अंदर एंट्री बना सकते हो। दूसरी बात गोल्ड जो है, आप देखिए गोल्ड भी ऑल टाइम हाई पे, उसके भी अपने रीजन है। गोल्ड यूजुअली जब कभी भी जियोपॉलिटिकल टर्मोइल बढ़ जाते हैं तब गोल्ड ऊपर चला जाए। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, और बहुत बड़ा अपवाद है कि इंटरेस्ट रेट भी ऊपर है, गोल्ड भी ऑल टाइम हाई है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, इंटरेस्ट रेट और गोल्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। खैर एनीवेज, ये मुद्दे से थोड़ा भटक गए, ये मैं कभी और बातचीत करूंगा। और मोबाइल नंबर तो मैंने दे ही दिया आपके दर्शकों को, कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने मेरी तरफ से जो बताना था वो बता। जी बिल्कुल राजीव जी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी। और सबसे बड़ी बात कि बाजार क्यों डाउन जा रहा है और इसका मार्केट पर क्या, पॉलिटिक्स पर क्या असर है, या पॉलिटिक्स का असर बाजार पर क्या है, दोनों एक दूसरे के साथी कैसे रहे हैं, और यहां पर दोनों एक दूसरे से जुदा जुदा क्यों नजर आ रहे हैं, खासकर नरेंद्र मोदी की सरकार से उद्योगपति, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जिस दम पे यहां कह रहे हैं राजीव जी कि इनके हिसाब से नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री नहीं होंगे, सरकार किसकी बनेगी ये सेकेंडरी, लेकिन नरेंद्र मोदी चूंकि अगले प्रधानमंत्री नहीं होंगे तो उनको चाहने वाले उद्योगपति अपना हाथ खींच रहे हैं, यही मानो राजीव जी? जी बिल्कुल, आप देखिए उद्योगपति हाथ नहीं खींच रहे हैं, ये खुद अपनी दूरी बना रहे हैं, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि जेपीसी बैठेगी। मैं ये जो बोलने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2-3 मिनट के अंदर इसको एंड करूंगा। क्या है, जब हिटलर जो था उसको भी अपने टाइम में लगा था कि वो सर्वशक्तिमान है और उसको कोई हरा नहीं सकता, किंतु हमने देखा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, और उसके बाद में न्यूरमबर्ग ट्रायल बैठे, और न्यूरमबर्ग ट्रायल में जितने भी नाजी बड़े लीडर थे और आर्मी के जनरल्स थे सबको सजाया। ठीक है, वो एक इतिहास में हमने देखा ऐसा हुआ है। तो ये सारे पॉलिटिशियन जो थोड़े से निरंकुश होते हैं, जो थोड़े से तानाशाही प्रवृत्ति के होते हैं, और जिनको ऐसा लगता है कि हम सर्वशक्तिमान हैं, उनको हमेशा ये अंदर डर सताता रहता है कि जिस दिन मेरी सत्ता गई उस दिन मेरे साथ क्या हो। तो इंडिया में भी ऐसी स्थिति बन रही है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला है, बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स को परेशान किया है, कोई सबूत नहीं मिले, और जो इनके गोदी में आके गिर गया है उसको इन्होंने माफ कर दिया है। तो बहुत आगे बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, जो मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में अदानी के मामले पे जेपीसी बैठेगी, इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में जेपीसी बैठेगी, इसके ऊपर में निष्पक्ष जांच होगी, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड आज तक का सबसे बड़ा स्कैंडल है, इसके कारण बहुत सारे लोग जेल जाएंगे,
और एक नेता जो हर सब किसी के लेंस से छूट जा रहा है वो है निर्मला सीतारमण, जिनके अंडर में ईडी थी, डीआरआई थी, सीबीडीटी थी, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था। इन्होंने ही यही सारे डिपार्टमेंट्स ने जो है अपोजिशन पार्टी के लीडर्स पे बहुत छापे मारे, उन्हें परेशान किया है। तो इन डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिशियल्स हैं, फाइनेंस मिनिस्टर खुद हुई और प्रधानमंत्री जो हुए, इन लोग को अब ये डर सता रहा है कि यदि इनकी सरकार गई तो जो जेपीसी बैठेगी और जो निष्पक्ष जांच होगी उसमें क्या निकलेगा किसी को नहीं मालूम। तो ये एक कारण है जिसके कारण ये अभी से खुद से दूरियां बना रहे हैं। कॉर्पोरेट इनसे दूरी कितनी बना रहे हैं हमें नहीं मालूम है, क्योंकि ना अदानी ने कोई स्टेटमेंट इश्यू किया है, ना अंबानी ने इस विषय पे कोई स्टेटमेंट इश्यू किया है। देखा जाए तो कायदे से इनके कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आना चाहिए था कि आप हमारे इमेज को टार्निश कर रहे हो मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर टार्निशिंग आवर इमेज। बट इस टाइप का कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ना तो अदानी ग्रुप की तरफ से आया है, ना अंबानी ग्रुप की तरफ से आया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कॉर्पोरेट्स अपने आप को दूर करना चाहते हैं। दूर प्रधानमंत्री जी खुद अपने आप को कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है फ्यूचर में उनके साथ क्या हो। जी जी राजीव। जी बिल्कुल, फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इधर शेयर बाजार में हाहाकार है और सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुका है, निफ्टी 365 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुकी है और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी सरकार पे बाजार का जो भरोसा होना चाहिए था वो भरोसा यहाँ से अगर आप देखते हैं कि बाजार और सरकार दोनों साथ साथ कैसे काम करती है ये जग जाहिर है। लेकिन उसके साथ अगर बाजार का भरोसा उठने लगे तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो डावाडोल स्थिति में है, लड़खड़ा रही है सरकार। 3 फेज हो चुके हैं, अभी 4 फेज बाकी हैं और इन 4 फेजेस में क्या और बाजार को हम गिरते देखेंगे, यानी भरोसा और सरकार से टूटते देखेंगे हम उद्योगपतियों का। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि साफ मानिए 4 जून को रिजल्ट कुछ और आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं राजीव रंजन जी और बहुत धन्यवाद आपको कि आपने वक्त निकाला, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए थे और एक